Hello everyone, welcome back to our channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी. सो इसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स ने हेरिडिटी से रिलेटेड क्या थ्योरीज दी थी उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. सो आगे बढ़ते हैं. आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए. अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए. और अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड अवर चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हेरिडिटी. सो स्टूडेंट्स, हेरिडिटी पर पहुंचने से पहले हमें ये देखना होगा कि एक जो इंसान की ज़िंदगी है वो शुरू कैसे होती है. क्योंकि एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी शुरू करता है उसके बाद ही हम कहते हैं कि इसमें ये हेरिडिटी ट्रेट्स हैं. सो हेरिडिटी पर पहुंचने से पहले हम देख लेते हैं कि लाइफ शुरू कैसे होती है. सो फर्स्ट पॉइंट कहता है लाइफ बिगिंस ऑलमोस्ट 9 months बिफोर बर्थ, दैट इज़ विद कंसेप्शन. एक जब बेबी पैदा होता है उसके पैदा होने से 9 महीने पहले ही जब वो अपने माँ के गर्भ में होता है उसी टाइम पर लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है. सेकेंड पॉइंट कहता है मेल एंड फीमेल सेल्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म लाइफ. सो स्टूडेंट्स, मेल सेल्स और फीमेल सेल्स यानी कि मेल सेल्स जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल सेल्स जो कि हमारा ओवम होता है, ये जब फ्यूज़ होते हैं व्हेन दे कंबाइन टुगेदर तो हमारी ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट हो जाती है. एक बेबी की जो शुरुआत है वो मेल सेल और फीमेल सेल जब फ्यूज़ हो जाते हैं तभी से ही एक बेबी बनना शुरू हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज़ द फर्टिलाइज्ड ओवम contains cytoplasm and in cytoplasm there are chromosomes which exists in pairs. सो स्टूडेंट, जब एक मेल सेल और फीमेल सेल फ्यूज़ हो जाते हैं उसके बाद एक फर्टिलाइज्ड ओवम बन जाता है जिसमें कि साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमेशा पेयर में पाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. इन ह्यूमन्स वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. जो हम ह्यूमन होते हैं हमारे अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के. 23 पेयर यानी कि इन टोटल अगर हम सिंगल क्रोमोसोम देखें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं 23 पेयर्स इन विच 23 आर कंट्रीब्यूटेड बाय फादर एंड 23 बाय मदर. तो जो 23 पेयर्स हैं, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम हुए, तो अगर हम टोटल सिंगल काउंट करते हैं तो 46 बनते हैं. तो उन 46 में से 23 जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक फादर की तरफ से आते हैं और 23 जो क्रोमोसोम्स हैं वो मदर की तरफ से आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स. जो 23 पेयर्स होते हैं उनमें से 22 पेयर्स जो होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है. वो हमारे बॉडीली स्ट्रक्चर है या हमारी और जो हमारे फीचर्स हैं, हमारे मेंटल फीचर्स हैं या हमारे फिज़िकल फीचर्स हैं उनको डिटरमाइन करते हैं, उनको कहा जाता है ऑटोसोम्स. और जो 23rd पेयर है उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम. उसी क्रोमोसोम से पता चलता है कि एक बेबी का जेंडर क्या है, क्या वो फीमेल है या वो मेल है. सो जो हमारा 23rd क्रोमोसोम है वो सेक्स डिटरमाइनिंग होता है, उससे हमें पता चलता है एक बेबी के जेंडर का. सो 23rd क्रोमोसोम को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ मैनी माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड जीन्स. और हर एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि जीन्स कहा जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. दीज जीन्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड हेंस आर कॉल्ड रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स. और ये जो जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, यही जीन्स पेरेंट से उसके बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं और यही जीन्स जो हैं वो जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं या हम कह सकते हैं हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको कैरी करते हैं एक पेरेंट से उसके बच्चे में. सो जो रियल कैरियर्स हैं हेरिडिटी के वो क्या कहलाएंगे? जीन्स. सो जीन्स जो हैं वही रियल कैरियर्स हैं हेरिडिटी के पेरेंट से बच्चे में.
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है जिसमें कि एक मदर है, एक फादर है और एक डॉटर है। सो इसमें दिखाया है कि 23 क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आए हैं, 23 फादर की तरफ से आए हैं और टोटल एक बेबी में 46 क्रोमोसोम्स हो गए हैं, यानी कि 23 पेयर्स। आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे बहुत बार हमने देखा है कि ट्विंस पैदा होते हैं, तो उन ट्विंस के बारे में देख लेते हैं कि ट्विंस जो है हमारे दो तरह के होते हैं। एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और एक फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। ट्विंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो एक साथ पैदा हुए होते हैं। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही जो हमारे ट्विंस हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस दो तरह के ट्विंस होते हैं। अब दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं किसके क्या फीचर्स होते हैं। पहले देख लेते हैं आइडेंटिकल ट्विंस को। आइडेंटिकल ट्विंस कहता है after a single ovum is fertilized, it splits into two and both parts fail to unite together and it results into production of two individuals. Such twins are called identical twins. So students होता क्या है कि जब एक मदर का ओवा फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो दो पार्ट्स में बट जाता है। किसी भी रीज़न से वो दो पार्ट्स में बट जाता है और जब वो दो पार्ट्स में बट जाता है तो दो अलग अलग बेबीज़ फॉर्म होते हैं। ऐसे जो बेबीज़ फॉर्म होते हैं जो कि एक सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम से बट के दो बेबीज़ बन जाते हैं, ऐसे ट्विंस को हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। अब एक बार फ्रेटर्नल ट्विंस भी देख लेते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं हियर two or more ova mature simultaneously and both gets fertilized by different sperms at the same time. So fraternal twin कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा ओवा एक मदर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और दोनों ओवा अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज किए जाते हैं तो दो अलग अलग बेबीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ट्विंस को फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। सो फ्रेटर्नल ट्विंस में आगे देख लेते हैं। दिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ टू जाइगोट्स और टू इंडिविजुअल्स। सच ट्विंस आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस। तो जो ऐसे ट्विंस होते हैं जो कि जो मदर होती है उसके अंदर दो ओवा प्रेजेंट होते हैं और दोनों ओवा अलग अलग मेल सेल से फर्टिलाइज किए जाते हैं तो दो जाइगोट या दो इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। तो इस तरह के जो हमारे ट्विंस होते हैं जो कि दो ओवा से बने हैं और दो ही मेल जर्म सेल से बने हैं, ऐसे ट्विंस को कहा जाता है फ्रेटर्नल ट्विंस। सो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आइडेंटिकल ट्विंस possess almost same characteristics and are definitely of the same sex because they carry exactly same genes. स्टूडेंट्स जो हमारे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका जेंडर भी सेम होगा। अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो दोनों बॉयज़ ही होंगे या दोनों गर्ल्स ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक गर्ल है या एक बॉय है। उनका जेंडर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, प्लस उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के जो फीचर्स हैं वो भी लगभग सेम होंगे। इसमें कहा गया है ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट 100%, ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दोनों ट्विंस के। साथ ही उनका जो सेक्स होगा या उनका जो जेंडर होगा वो भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो एक मेल जर्म सेल से फर्टिलाइज होने के बाद बटे हैं, तो इसलिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होते हैं। आगे देख लेते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं इनको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है। दे हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। उनका जो कॉम्बिनेशन है क्रोमोसोम्स का वो अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक जब मदर के अंदर दो डिफरेंट ओवा प्रेजेंट होंगे और दोनों डिफरेंट ओवा अलग अलग मेल जर्म सेल से फर्टिलाइज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके फीचर्स भी जो है वो अलग अलग होंगे। सो इसलिए उनका जो कॉम्बिनेशन है क्रोमोसोम्स का वो भी अलग होता है एंड हेंस इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे कैरी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसीलिए ही ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करें, वो अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी कैरी करते हैं। ऑल्सो दे मे नॉट बिलोंग टू सेम सेक्स। और उनका जो जेंडर है वो भी ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा, वो अलग अलग जेंडर्स के भी होंगे। बट
ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग ही जेंडर के होंगे, हो सकता है कि दोनों बॉयज़ हों या दोनों गर्ल्स हों, या ये भी हो सकता है कि एक बॉय या एक गर्ल हो। तो इसमें ये कोई नेसेसरी नहीं है कि दोनों सेम ही सेक्स के होंगे, अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। सो ये हमारे आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में था। आगे देख लेते हैं। अब हम आते हैं हेरिडिटी क्या होती है, व्हाट इज़ हेरिडिटी। सो फर्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हेरिडिटी रेफर्स टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। सो स्टूडेंट्स, हेरिडिटी क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल मतलब कि हमारी बॉडी से रिलेटेड एक प्रोसेस है जिसमें कि जो ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स का मतलब होता है जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स की, वो उसके बच्चे में पास की जाती हैं। पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ऑफस्प्रिंग या अपने बच्चे में पास ऑन करना ही हेरिडिटी है, और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं किए जाते, ये नेचुरल फिनोमिना है। आगे देख लेते हैं। इट मीन्स दैट एन ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हिज पेरेंट्स एंड फॉरफादर्स दैट मेक हिम रिजेंबल हिम। इसका मतलब क्या है कि एक जो बेबी है या एक जो ऑफस्प्रिंग है या जो एक संतान है किसी पेरेंट की, वो अपने पेरेंट्स या अपने फोर फादर्स मतलब कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स या और ज़्यादा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके फीचर्स को कैरी करते हैं अपने अंदर। यानी कि एक ऑफस्प्रिंग में उसके पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं वो भी एक ऑफस्प्रिंग के अंदर पाए जाते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं? हेरिडिटी के थ्रू। हेरिडिटी से ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास ऑन होते हैं। सो यही हमारा प्रोसेस है हेरिडिटी का, जिसमें कि एक पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो ट्रेट्स हैं, वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में जो बेबी पैदा होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? हेरिडिटी के थ्रू पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, थ्योरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी कि जो अब ये हेरिडिटी है इसके बेसिस पर काफ़ी सारी थ्योरीज आई, काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हेरिडिटी से रिलेटेड। तो अब उन थ्योरीज को हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। फर्स्ट जो थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इट वॉज गिवन बाय वाइसमैन। वाइसमैन नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने कि इस थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म को दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। वाइसमैन ने कहा कि एक ह्यूमन बॉडी में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। सोमेटिक सेल्स फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर्स, कि जो हमारी बॉडीली स्ट्रक्चर है, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी का, या हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेंटेनेंस चलती रहती है उसका जो भी काम है वो हमारे सोमेटिक सेल्स नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। वो सोमेटिक सेल्स ये काम करते हैं हमारे बॉडी का मेंटेनेंस का, या जो हमारे बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट है इसका काम सोमेटिक सेल्स करते हैं। और दूसरे तरह के सेल्स होते हैं जर्म सेल्स फॉर हेरिडिटी एंडोमेंट्स। जो नेक्स्ट सेल्स होते हैं वो होते हैं जर्म सेल्स, जिससे कि हमारे अंदर हेरिडिटरी ट्रेट्स जो हैं हमारे पेरेंट्स के पाए जाते हैं। सो 2 तरह के सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स फॉर हमारे फिजिकल डेवलपमेंट और जर्म सेल्स जो हमारे अंदर हेरिडिटरी ट्रेट्स आए हुए हैं उनको कैरी करते हैं जर्म सेल्स। अगला पॉइंट देखते हैं। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन रैट्स। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाइसमैन ने जो थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी, तो वाइसमैन ने किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? सो वाइसमैन ने रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उसने क्या किया? ही कट ऑफ द टेल्स ऑफ रैट्स फॉर सेवरल जनरेशंस, बट ईच जनरेशन गॉट अ टेल एट बर्थ, concluding that modification in bodies was not inherited by successive generation। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने रैट्स के कुछ जनरेशन को ऑब्जर्व किया और हर एक जनरेशन में वो क्या करते थे कि जो रैट्स हैं उनकी टेल्स काट देते थे।
तो वो ये देखते थे कि एक जनरेशन में जब टेल काटी गई है तो उनको ये लगता था कि शायद अगली जनरेशन जो आएगी उसमें रैट की टेल नहीं होगी, लेकिन हर जनरेशन में रैट्स की टेल पाई गई थी। उन्होंने क्या किया था, रैट्स की जो टेल्स थी उनको हर जनरेशन में काटा और अगली हर जनरेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रैट की टेल कटने के बाद भी अगली जनरेशन में रैट्स की टेल्स जो है वो ग्रो हुई हुई ही पैदा होती हैं। इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाली थी कि जो हम बॉडी में फिजिकली मॉडिफिकेशन करते हैं वो कभी भी अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होती हैं। जो हम आउटसाइड एक्टिविटीज़ से किसी भी बॉडी में चेंजेस करते हैं वो चेंजेस अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारे ऑलरेडी अंदर इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं सिर्फ वही अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ये कंक्लूजन वाइसमैन ने निकाला था कि अगर किसी भी इंसान में या किसी भी लिविंग क्रिएचर में हम आउटसाइड एक्टिविटी से कोई भी उसकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस करते हैं वो चेंजेस उसकी अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं। सिर्फ जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हमें मिले हैं अपने फोरफादर से वही ट्रेट्स अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ये थ्योरी दी थी वाइसमैन ने। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देयरफॉर this theory states that there is no transmission of acquired traits, but the inherited traits by germ cells received from parents are transmitted to offsprings. यही कंक्लूजन निकला था कि जो acquired traits हैं यानी कि जो हमने चेंजेस किए हैं, फिजिकली चेंजेस किए हैं किसी बॉडी में, वो कभी भी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। सिर्फ जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो हमें पेरेंट्स से मिले हैं सिर्फ वही ट्रेट्स अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। दिस वाज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म विच वाज गिवन बाय वाइसमैन। नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं, गेल्टन्स बायोमेट्री थ्योरी। स्टूडेंट्स, गेल्टन को जो है वो डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन थे, उसका हाफ कज़न कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट यही बताता है, ही इज़ कॉल्ड डार्विन्स हाफ कज़न। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन बना देते हैं कि डार्विन का हाफ कज़न किसको कहा गया है। आंसर इज़ गेल्टन। जो गेल्टन है उसको डार्विन का हाफ कज़न कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंक्लूडेड दैट not only the immediate parents but all their ancestors contribute their shares of heredity endowments to the child in a diminished order. इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ जो हमारे इमीडिएट पेरेंट्स होते हैं मतलब कि जो हमारे रियल पेरेंट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं की ही ट्रेट्स को ऑफस्प्रिंग में नहीं पाया जाता, वो तो पाई जाती हैं, साथ ही जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके भी कुछ फीचर्स एक ऑफस्प्रिंग में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स के ट्रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उससे कम हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के पाए जाते हैं, उससे और कम हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के पाए जाते हैं। इस तरह से जो है ये सीरीज़ चलती है। इनका कहने का मतलब ये था कि सिर्फ हमारे जो इमीडिएट पेरेंट्स हैं, मतलब कि जो हमारे माँ बाप हैं, उनके तो ट्रेट्स हमारे अंदर आते ही हैं, साथ साथ जो हमारे दादा हैं या परदादा हैं या उससे अगली पीढ़ी है, ऐसे ही हर पीढ़ी के कुछ कुछ ट्रेट्स हमारे अंदर होते हैं। अब वो क्या सीरीज़ दी थी गेल्टन ने, वो देख लेते हैं। ही गेव अ हेरार्किकल ऑर्डर ऑफ हेरिडिटी ट्रांसमिशन एज, उन्होंने एक हेरार्किकल ऑर्डर दिया था कि किस तरह से हेरिडिटी ट्रेट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इमीडिएट पेरेंट्स, जो टोटल हमारा कोई भी ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जो भी ट्रेट्स हैं, उन ट्रेट्स का जो हाफ पार्ट है वो हमारा इमीडिएट पेरेंट्स या जो हमारे माता पिता हैं उनसे आता है। सेकेंड इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, होता है 1/4 ऑफ द टोटल। जो एक ऑफस्प्रिंग में टोटल ट्रेट्स हैं उनका 1/4 जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स से आता है। अगला ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से 1/8 ऑफ द टोटल कैरेक्टर्स आता है।
एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स 1/16 ऑफ द टोटल, और इसी वे में आगे बढ़ती रहती है। सो ये उन्होंने एक हायरार्किकल ऑर्डर दिया था कि हमारे पेरेंट्स जो है, ग्रैंड पेरेंट्स जो है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है, इस तरह से कितना उनका पार्ट जो है वो एक ऑफस्प्रिंग में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये गेल्टन ने एक हायरार्किकल ऑर्डर दिया था। सो यही थ्योरी दी थी गेल्टन ने कि हमारे सिर्फ इमीडिएट पेरेंट्स का नहीं, बल्कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का भी हमारे अंदर ट्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं। थर्ड थी मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है मेंडल वॉज अ मॉन्क इन ऑस्ट्रेलिया। मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में एक मॉन्क थे। मॉन्क मतलब कि जो चर्च में हमारे जो पादरी होते हैं उनको मॉन्क कहा जाता है या साधु कह सकते हैं। तो मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में एक मॉन्क का काम करते थे। सेकेंड इज़ ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। सो आंसर इज़ ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पीज, मटर के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। थर्ड इज़ ही गेव 2 प्रिंसिपल्स, उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स दिए थे। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड इज़ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। सो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा गया है कि when 2 traits or characteristics are paired then one of them becomes dominant, कि जब हम 2 कैरेक्टर्स को या 2 ट्रेट्स को जब हम पेयर कर लेते हैं तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डोमिनेंट हो जाता है दूसरे के ऊपर, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसी भी ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है और दूसरा जो है वो कम होता चला जाता है। This dominant trait has more chances to get stamped on the offsprings। और सपोज़ किसी पेरेंट में कोई भी एक कैरेक्टर ले लिया हमने, सपोज़ करते हैं कि एक है फेयर कैरेक्टरिस्टिक, एक है डार्क कैरेक्टरिस्टिक। कलर का हमने कैरेक्टरिस्टिक ले लिया कि पेरेंट जो है उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फेयर एंड डार्क का। पेरेंट के अंदर जो है फेयर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डोमिनेंट हो गया और डार्क जो कैरेक्टरिस्टिक था वो कम हो गया। तो अगले ऑफस्प्रिंग ने हमने देखा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो भी फेयर कलर का है, तो हमने पाया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वही हमारे ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो यही उनका प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस था कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम पेयर करते हैं तो उनमें से एक जो है वो डोमिनेंट हो जाता है और एक जो है वो रिसेसिव या कमज़ोर हो जाता है, और जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वही हमारे ऑफस्प्रिंग में आगे ट्रांसफ़र होता है। अगला देख लेते हैं। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। व्हेन 2 traits are paired, one becomes dominant and the other becomes recessive, but it doesn't mean that recessive trait can never become dominant in further generations। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया है कि जब हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 2 ट्रेट्स को पेयर करते हैं उनमें से एक डोमिनेंट हो जाता है, एक रिसेसिव हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है या वो बिल्कुल मर चुका है। ऐसा कभी भी नहीं है। हो सकता है कि वो आगे कुछ जनरेशन्स बाद किसी न किसी ऑफस्प्रिंग में वो रिसेसिव ट्रेट जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है। ये प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। Some part of the recessive trait is always present in all generations, and it was observed in his experiments that after some generations the recessive trait came into picture again। उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट है, तो जो रिसेसिव ट्रेट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो हर एक जनरेशन में चाहे वो छोटी मात्रा में पाया जाए लेकिन वो पाया ज़रूर जाता है। और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ जनरेशन्स के बाद जो रिसेसिव ट्रेट था वो दोबारा से एक ऑफस्प्रिंग में पाया गया। सो इससे ये पता चला कि अगर एक ट्रेट रिसेसिव हो जाता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो कभी ना कभी किसी भी जनरेशन में हमें दोबारा से दिख सकता है। सो यही प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन था। This concluded that recessive traits lie dormant in offsprings and there are chances of their coming into picture whenever they get an opportunity। इसमें से यही conclusion निकला था कि जो recessive trait है वो कमज़ोर रहता है किसी भी offspring में, लेकिन कभी ना कभी
वो किसी ना किसी जनरेशन में जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी खुद को डोमिनेंट बनाने की, तो वो कभी भी डोमिनेंट बन सकता है। तो ये 2 प्रिंसिपल्स थे जो कि मेंडल ने दिए थे और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, व्हाट वर द 2 प्रिंसिपल्स गिवन बाय मेंडल? सो 2 प्रिंसिपल्स वर प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ इज़ द डार्विन्स थ्योरी। डार्विन की थ्योरी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। सेकेंड इज़ he said life is full of struggles and in struggle only those species can survive who are fittest and wise enough to adapt themselves to the changed circumstances of life. So students, डार्विन ने क्या कहा था कि जो हमारी ज़िंदगी है वो स्ट्रगल से भरी हुई है और सिर्फ वही उन स्ट्रगल्स को फेस करके आगे बढ़ सकता है जो कि फिट है, फिज़िकली और मेंटली जो फिट है वही उन स्ट्रगल्स को पास कर सकता है, वही उन स्ट्रगल्स को क्रॉस कर सकता है। या जो चतुर है, जो दिमाग से तेज है और कुछ कुछ स्ट्रैटेजी लगा के वो जो चेंजेस हैं अपनी लाइफ के उनको फेस कर सकता है, सिर्फ वही इंसान ज़िंदगी में सरवाइव कर सकता है, ज़िंदगी में जी सकता है। अगर कोई ऐसी स्पीशीज़ है जो कि फिट नहीं है और जो चेंज्ड एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रगल्स है लाइफ के उनको फेस नहीं कर सकती है, वो स्पीशीज़ टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म होती आ जाती है। सो यही थ्योरी दी थी डार्विन ने और इनकी थ्योरी को कहा गया था थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन की जो थ्योरी थी उसको कहा गया था थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो बिल्कुल फिट होगा, मेंटली फिट होगा या फिज़िकली फिट होगा, वही हमारी लाइफ में आने वाली स्ट्रगल्स को पास कर सकता है, हमारे लाइफ में आने वाली स्ट्रगल्स को क्रॉस कर सकता है, उनको जीत सकता है। अगर कोई फिट नहीं है तो वो स्पीशीज़ टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म होती आ जाती है और जो फिटेस्ट स्पीशीज़ है वही आगे अपनी जनरेशन्स को बढ़ाती है। यही थ्योरी थी डार्विन की। लास्ट थ्योरी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, लेमार्क्स थ्योरी। हिज फुल नेम वॉज जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। उनका पूरा नाम जो था वो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क था। He emphasized the role of an inward urge of the species to adjust to the changed environment. लेमार्क ने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया? उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल है, जो स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर खुद की एक इच्छा शक्ति होती है जो कि उनको आगे ज़िंदगी जीने में उनको मदद करती है। अगर उनके अंदर की इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग है तो वो जो स्पीशीज़ है वो ज़िंदा रह सकती है, आगे जनरेशन्स बढ़ा सकती है। अगर वो जो स्पीशीज़ है उसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती और धीरे धीरे टाइम के साथ वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने सिर्फ मेन फोकस करा था किसी भी स्पीशीज़ के इनवर्ड जो अर्ज है ज़िंदगी जीने की, अंदर की जो इच्छा शक्ति है ज़िंदगी जीने की, लेमार्क ने उसी के ऊपर फोकस किया था। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द इनर अर्ज इन एवरी ऑर्गेनिज्म brings changes in itself for adjusting it to the need and requirements of the environment। कि जो environment में changes आ रहे हैं वो एक organism के अंदर जो वो इच्छा शक्ति होती है उन changes को face करके उसके अंदर adjust करने की, वही help करती है उस organism को ज़िंदा रहने में। Last point is these changes over generations are then transmitted through heredity। और यही जो changes हैं जो फेस करी है हमने स्ट्रगल्स अपनी लाइफ की इच्छा शक्ति से, उन्हीं स्ट्रगल्स को क्रॉस करके आगे जनरेशन्स बढ़ती रहती हैं और यही जो हमारी ट्रेट्स हैं, यही हमारी इनर अर्ज की जो ट्रेट्स हैं वो अगली जनरेशन में भी पास ऑन होती हैं और वो भी ऐसे ही अपने स्ट्रगल्स को क्रॉस करते चले जाते हैं और वो जनरेशन बाय जनरेशन वो स्पीशीज़ ज़िंदा रहती चली जाती है। सो यही थ्योरी दी थी लेमार्क की। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 says in humans we have dash pair of chromosomes। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एंड 46 क्रोमोसोम्स मेक्स 23 पेयर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 23। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक, डैश आर कॉल्ड रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। सो स्टूडेंट्स, जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं उनके रियल कैरियर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है?
ए जीन्स, बी ब्लड सेल्स, सी बॉडी ऑर्गन्स या फिर डी एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जीन्स जो हैं, जीन्स को कहा जाता है रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ट्विन्स विच possess almost same characteristics and are definitely of the same sex are called। सो स्टूडेंट्स हमने दो तरह के ट्विन्स पढ़े थे, फ्रेटर्नल ट्विन्स एंड आइडेंटिकल ट्विन्स। और जो हमारे ट्विन्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट लगभग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं और जो बिल्कुल डेफिनेट होती है, ये बात ज़रूर होती है कि वो सेम ही सेक्स या सेम ही जेंडर के होते हैं, ऐसे ट्विन्स को क्या कहा गया था? ए फ्रेटर्नल ट्विन्स, बी आइडेंटिकल ट्विन्स, सी नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स या डी ट्विन्स। सो स्टूडेंट्स ऐसे ट्विन्स को कहा गया था बी आइडेंटिकल ट्विन्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड डैश। सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो ट्रेट्स हैं पेरेंट्स के जो या पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाती हैं या पास ऑन हो जाती हैं, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? ए ट्रांसफ़र, बी ट्रांसफ्यूजन, सी हेरिडिटी या डी ट्रांसमिशन। सो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को कहा गया था सी हेरिडिटी। सो करेक्ट आंसर इज हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय। सो जो थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थी वो किसने दी थी? ए लेमार्क, बी वाइजमैन, सी ग्रेगर मेंडल या फिर डी चार्ल्स डार्विन। सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय वाइजमैन। सो करेक्ट आंसर इज बी वाइजमैन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हु इज कॉल्ड एज डार्विन्स हाफ कज़न। डार्विन का हाफ कज़न किसको कहा गया था? ए गेल्टन, बी लेमार्क, सी पियाजे या डी कोहलर। सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि गेल्टन को डार्विन का हाफ कज़न कहा गया था। सो करेक्ट आंसर इज ए गेल्टन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मेंडल। सो स्टूडेंट्स दो स्टेटमेंट्स दी गई है, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है मेंडल के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पीज। उन्होंने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। सो हमने पढ़ा था कि मेंडल ने जो है मटर के दानों पर या मटर के पेड़ों पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड इज ही गेव टू प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने दो प्रिंसिपल्स दिए थे, हमने ये भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस भी दिया था और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन भी दिया था। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो आवर आंसर इज सी बोथ 1 and 2 बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट वॉज गिवन बाई। जो थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट थी वो किसके द्वारा दी गई थी? ए चार्ल्स डार्विन, बी लेमार्क, सी ग्रेगर मेंडल या डी जीन पियाजे। सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो थ्योरी ऑफ फिटेस्ट थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। सो करेक्ट आंसर इज ए चार्ल्स डार्विन। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको ये मेरी वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।